नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की एक नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10 सवाल जो बने हैं आज रात तक की सुर्खियों से और जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए, मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। जब दोस्तों हम पक्का निश्चय कर लेते हैं किसी कार्य को करने का, तो हमारी जो मंजिलें हैं वो हमारे नजदीक चली आती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सुदूर जिले में 16 अगस्त 2025 को इसरो ने स्पेस लैब का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, हाल ही में जो हमारा इसरो है, इसरो जिसे हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं, अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं। चलिए पहले इसरो के बारे में ही जान लेते हैं। इसरो जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका जो हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान अध्यक्ष या वर्तमान इसके हेड कौन है, तो वी नारायणन, वी नारायणन इसके हेड हैं। साथ ही अगर बात करें इसके लॉन्चिंग स्टेशन यानी अपने रॉकेट ये कहाँ से लॉन्च करता है, तो लॉन्चिंग स्टेशन एक इसका है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये कहाँ पर है, ये श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। दूसरा इसका लॉन्चिंग स्टेशन कुलशेखरपट्टनम में है, कुलशेखरपट्टनम में इसका दूसरा अंतरिक्ष केंद्र है। तो ये तो बात हुई हमारे इसरो की। अब अगर मैं बात करूं जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, इसके सियोमी जिले में, तो इसका एक जिला है जिसका नाम है सियोमी जिला, सियोमी जिला। तो अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले के सुदूर में क्या हुआ है, एक अंतरिक्ष लैब का उद्घाटन हुआ है। और वहां पर भी एक मेचुका राजकीय, यहाँ पर मेचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय यानी एक शिक्षा का केंद्र, वहां पर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है किसका, इसरो का। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो हमारे छात्र हैं, छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर प्रोत्साहित करना इसका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। ठीक है, तो भारत सरकार चाहती है कि जो हमारे छात्र हैं वो अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ क्या करें, अपने सोच को डेवलप करें, ऐसा चाहती है। और इसके बात करें उद्घाटन की, तो उसका उद्घाटन जो अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो वर्तमान यहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं, और उन शिक्षा मंत्री का नाम है पासुंग दर्ज, पासुंग, इनका नाम है पासुंग दोरजे कोना, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और जो इनके पिता रहे हैं वो भी एक क्या थे, राजनीतिज्ञ थे। उनके पिता पासुंग वांगचुक सोना को नाम पर किया गया है। तो इसका नामकरण बोलें तो किसके नाम पर, तो इसका नामकरण जो इनके पासुंग वांगचुक सोना के वांगचुक
सोना, जो इनके पिता थे उनके नाम पर ही इनका नामकरण किया गया है। तो जो अब वर्तमान शिक्षा मंत्री है, इनके पिताजी के नाम पर इसका वो नामकरण किया गया है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश जो हमारा सबसे पूर्वी राज्य है, मैप में देखते हैं कहाँ पर है, तो ये रहा हमारा पूर्वी, सबसे पूर्वी राज्य, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस किस से साझा होती है? तो अगर स्टेट में, राज्यों में बात करें तो इसकी सीमा असम से हो रही है, यहाँ पे ये पर्पल कलर की असम से, और ये थोड़ा बॉर्डर यहाँ पे इसका किससे मिल रहा है? तो नागालैंड से। तो कौन कौन से राज्य हैं जिससे अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा कर रहा है? इधर असम से और यहाँ पर नागालैंड से। अगर इंटरनेशनल बाउंड्री यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे साझा कर रहा है? तो एक तरफ है इसके भूटान और एक तरफ है इसका तिब्बत। तिब्बत जिस पर चीन का अधिकार है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा दो देशों से साझा करता है। अब बात करें इसके राजधानी की, तो इसकी राजधानी ईटानगर। क्या राजधानी है इसकी? तो ईटानगर इसकी राजधानी है। ठीक है, और इसके जो सीएम है वो है पेमा खांडू। पेमा खांडू इसके सीएम है। तो पेमा खांडू किसके? अरुणाचल प्रदेश के सीएम हुए। अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल की, राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल यहाँ के हैं केवल्य परनाइक। केवल्य परनाइक यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, केवल्य परनाइक यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ के नेशनल पार्क कौन से हैं? तो यहाँ के दो प्रमुख नेशनल पार्क हैं, मॉलिंग और नामदफा। नामदफा और मॉलिंग यहाँ के दो नेशनल पार्क हैं। यहाँ का एक प्रमुख त्योहार मनाया जाता है, ये आप याद रखें, क्योंकि जो उत्तर पूर्वी हमारे राज्य हैं उनके त्योहार अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ का जो प्रमुख त्योहार है वो है परशुराम 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 कुंड मेला यहाँ का प्रमुख त्योहार है। तो परशुराम कुंड मेला यहाँ का प्रमुख त्योहार है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के लिए। हाल ही में टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में किस ब्रांड को पहला स्थान मिला है? तो हाल ही में क्या हुआ? हाल ही में शेनज़ेन चाइना में, जो शेनज़ेन स्थान है चीन में, यहाँ पर 19वें जो टॉप ब्रांड 19वें जो टॉप वैश्विक ब्रांड की जो 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल का आयोजन हुआ। फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो शेनज़ेन चीन में इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पर जो 500 टॉप वैश्विक ब्रांड है, वैश्विक यानी विश्व के टॉप 500 ब्रांड है, इनकी सूची को जारी किया गया। ठीक है, इसकी सूची को जारी किया गया। और इसमें जो टॉप स्थान मिला है, यानी इसमें नंबर 1 स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? तो ये नंबर 1 स्थान पर इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने पहला स्थान प्राप्त किया है। माइक्रोसॉफ्ट पहले स्थान पर प्राप्त किया है। और एनवीडिया दूसरे स्थान पर रही। वहीं तीसरे स्थान पर आपकी एप्पल जो कंपनी है वो तीसरे। वहीं चौथे नंबर पर कंपनी कौन सी रही? तो अमेजन, जिससे हम सामान मंगाते हैं, अमेजन चौथे नंबर पर। और पांचवें नंबर पर गूगल। तो टॉप 5 ब्रांड कौन कौन से हुए? पहले पर माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एप्पल, अमेजन और गूगल। ये टॉप 5 ब्रांड इस सूची में शामिल किए गए। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी को सरल बनाने के लिए किन 2 नए स्लैब का प्रस्ताव रखा है? दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले पर क्या किए? झंडे का आरोहण किए। वहां पर इन्होंने घोषणा की कि नई जनरेशन
नई जनरेशन जीएसटी, नई जनरेशन जीएसटी की इन्होंने घोषणा की। और इसमें नई जनरेशन जीएसटी में अभी क्या करने वाली है सरकार, इसमें हाल अभी जो हमारे पास जीएसटी स्लैब हैं वो कितने हैं, तो हमारे पास 5 स्लैब हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। यानी कुछ वस्तुओं पर 0% टैक्स है, कुछ पर 12% टैक्स है, कुछ पर 18 और कुछ पर 28% टैक्स अभी लागू किया जाता है। अब सरकार क्या करने जा रही है, 2025 और 26 की तीसरी तिमाही से, तीसरी अगर सब कुछ सही रहा तो तीसरी तिमाही से इन सब को बदलकर सिर्फ 2 स्लैब रख देगी। कौन कौन से, 15 और 5 और 18। यानी क्या कर देगी, बाकी स्लैब को खत्म करके 2 ही स्लैब में सारी वस्तुओं को रख देगी। यानी कुछ वस्तुओं पर 5% टैक्स लगेगा और कुछ पर 18% लगेगा। तो इसमें क्या होगा, जो 99% वस्तुएं हैं 12% में आने वाली लगभग 99% वस्तुओं को कहाँ रख कर दिया जाएगा, 5% वाले स्लैब में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी जिन पर 12% टैक्स लगता है उनको घटाकर 5% वाली सूची में डाल दिया जाएगा। अब मान लो कोई चीज 112 रुपए की मिलती थी, वो 105 रुपए की मिलने लगेगी, यानी उसमें कमी आएगी। इससे क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था में विकास की दर और बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो विकास दर बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसा करने जा रही है। दूसरा, एक स्लैब होगा 18% का। ठीक है, 18% में जो जरूरी वस्तुएं हैं, जैसे फ्रिज हुआ या और कोई जो आरामदायक सामान जितने हुए, आरामदायक सामानों को इस सूची में रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद भी रहेगा, एक सूची रहेगी 40% की, जिसमें तंबाकू और अन्य विलासतापूर्ण जो सामान है उनको रखा जाएगा। ठीक है, यानी जो मरने के सामान है जैसे तंबाकू, उनको इसमें डाला गया है। जो आदमी शौक के लिए करता है, जो जीवन के जीने के लिए जरूरी नहीं है, उन पर 40% की सूची में उनको डाला जाएगा। तो ऐसा कब करने जा रही है, तो इस साल के अंतिम तीसरी तिमाही में ऐसा सरकार करने जा रही है। ऐसी घोषणा लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। अगर बात करें अपन जीएसटी की, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं, और ये कब लागू हुआ, ये हमारा 101वां संविधान संशोधन 2016 में ये पारित किया गया और ये लागू हुआ 2017 से ये लागू हुआ। इसके साथ क्या किया गया, तो इसके साथ 279A हमारे संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और इसमें क्या होगा, तो हमारा जीएसटी परिषद, इसमें जीएसटी परिषद का उल्लेख इसमें किया गया है। जीएसटी परिषद जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारे वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होती हैं। ठीक है, तो हमारी वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन हमारी वर्तमान क्या है, तो वित्त मंत्री हैं। तो ये हुआ जीएसटी के बारे में हमारी पूरी जानकारी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से कौन सी बार भाषण दिया। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, इन्होंने लाल किले से 69वें स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 12वीं बार भाषण दिया। ठीक है, पहली बार कब दिया था, तो 2014 में दिया था। अब 2025 में इनकी 12वीं बार इन्होंने भाषण दिया। ठीक है, 12वीं बार भाषण दिया। और ऐसा करने वाले ये तीसरे
तीसरे पीएम हैं। यानी सबसे पहले कौन थे? तो सबसे ज़्यादा बार आज तक जवाहरलाल नेहरू और दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी ऐसा कर चुकी हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी आज तक सर्वाधिक ज़्यादा बार भाषण दे चुकी हैं। जहां हमारे जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार भाषण दिया था, तो वहीं इंदिरा गांधी 16 बार भाषण दे चुकी हैं। लेकिन लगातार भाषण देने की बात करें, यानी बीच में कोई टर्म मिस नहीं हुई, लगातार 12 बार भाषण देने वाले पीएम मोदी कौन से नंबर के हैं? तो दूसरे नंबर के हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी के लगातार 11 बार भाषण का रिकॉर्ड तोड़ा। 11 बार भाषण का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब इनसे आगे कौन है? तो इनसे आगे कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी इनसे आगे हैं। ठीक है, तो हमारे पीएम मोदी जी ने लाल किले से 12वीं बार भाषण दिया। तो ये हमारे पीएम मोदी जी भाषण देते हुए। अब इनके भाषण में कुछ मुख्य बातें क्या क्या रही? तो इनके भाषण में मुख्य बातें, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, स्पेस स्टेशन, आत्मनिर्भर भारत जैसी कई मुख्य बातों पर जोर दिया। पीएम मोदी ने सिंधु नदी जल समझौता और किसानों का भी जिक्र किया। किसानों में जहां उन्होंने बताया कि अमेरिका के साथ जो हमारी ट्रेड डील चल रही है, उसमें अमेरिकी सामान और भारतीय किसानों के बीच मैं खड़ा हूँ, यानी भारतीय किसानों के जो पक्षधर हैं वो मोदी जी हैं, ऐसा उन्होंने कहा। सिंधु जल समझौते पर कहा कि ये हमारा पानी था जो आज तक पाकिस्तान उपयोग कर रहा था, अब मैंने उसको बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने तय किया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। भारत की नदियों का पानी दुश्मन देश के खेत को नहीं को सींच रहा है, हिंदुस्तान को उसके हक का पानी मिलेगा। यानी उसने कहा कि पाकिस्तान जो गिदड़ भभकी दे रहा है सिंधु जल समझौते के बारे में, उसका पीएम मोदी पर कोई असर पड़ नहीं रहा, यानी भारत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि इस पर हिंदुस्तान के किसानों का हक है और सिंधु समझौता एक तरफा अन्यायपूर्ण था। राष्ट्रीय हित में ये समझौता मंजूर नहीं है। उन्होंने इस बात को भी संकेत दिया कि इस बार दिवाली पर भारतीयों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जो मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में आपको पढ़ाया कि जीएसटी में जो 2 स्लैब हो जाएंगे तो वो तोहफा मिलेगा। पीएम मोदी ने लाल किले से प्राचीर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई संदेश दिए, यानी उन्होंने कई देशों को भी इससे अपनी मंशा जाहिर की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सिलीनेक्स 2025 का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? हाल ही में सिलीनेक्स 2025, तो सिलीनेक्स अभ्यास जो है ये किस किस के बीच होता है? ये भारत प्लस श्रीलंका दोनों की नौसेना के बीच। तो कैसा अभ्यास है? तो नौसेना का अभ्यास है। अभी इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस बार इसका आयोजन कोलंबो में इसका आयोजन किया गया। कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। तो कैसा अभ्यास है? नौसेना का अभ्यास है। भारत और किसकी सेनाओं के बीच? श्रीलंका की सेनाओं के बीच। और आयोजन कब से कब तक? तो 14 से 18 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें भारत की ओर से भाग लेने वाले, तो भारत की ओर से किस किस ने भाग लिया? तो भारत की ओर से आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा जी ने भाग लिया। किसने भाग लिया? तो आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप राणा और इंडियन नेवल शिप ज्योति ने इसमें भाग लिया। तो 2 जहाज भारत के इसमें भाग लेने कहाँ पर पहुंचे? श्रीलंका के कोलंबो में पहुंचे हैं। ठीक है, तो सिलीनेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के। और भारत और श्रीलंका के बीच एक और अभ्यास होता है जिसका नाम है मित्र शक्ति अभ्यास। मित्र शक्ति भी भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला अभ्यास है। चलिए कुछ और अभ्यास की बात करें, जैसे बांग्लादेश इसके साथ हम कौन से अभ्यास करते हैं? तो संप्रीति और बोंगो सागर हम इसके साथ करते हैं। नेपाल के साथ कौन सा अभ्यास करते हैं? तो नेपाल के साथ हम सूर्य किरण अभ्यास करते हैं। चीन के साथ कौन सा करते हैं? तो हैंड इन हैंड हम
चीन के साथ करते हैं। वहीं बात करें हम यूएसए के साथ कौन कौन से करते हैं, तो टाइगर ट्रम्प, व्रज प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये हम किसके साथ करते हैं, यूएसए के साथ करते हैं। वहीं बात करें तो फ्रांस के साथ, तो फ्रांस के साथ होने वाले हमारे वरुण, गरुड़, शक्ति और फ्रिंजेक्स, ये हमारे फ्रांस के साथ होने वाले अभ्यास हैं। चलिए अब किसके ऊपर हो गया, और तो रूस के साथ, और रूस के साथ हम कौन सा करते हैं, तो इंदिरा हम रूस के साथ करते हैं। ठीक है, इंदिरा हम रूस के साथ अभ्यास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो ये है हमारा INS राणा कहाँ पर पहुंचा है, ये कोलंबो में पहुंचा है अभ्यास के लिए। चलिए श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका हमारा दक्षिण में स्थित एक देश है, हमारे भारत के दक्षिण में स्थित एक देश है। चलिए श्रीलंका के बारे में पूरी जानकारी आपको हम आज देते हैं। तो श्रीलंका हो गया यहाँ पर भारत के दक्षिण में स्थित एक देश है, और यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच एक खाड़ी है, जिसे हम कौन सी खाड़ी के नाम से जानते हैं, तो मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी किस किस के बीच है, तो भारत के और श्रीलंका के बीच है। और यहीं पर एक जल संधि है, जल संधि कौन सी है, तो यहाँ पर पाक जल संधि है। कौन सी है, पाक जल संधि यहाँ पर है। ठीक है, पाक जल संधि कहाँ पर है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। अगर बात करें श्रीलंका की राजधानी की, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, यानी कोलंबो के पास इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो हरिनी अमरसूरिया यहाँ के प्रधानमंत्री है। हरिनी अमरसूरिया यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ कर बात करें राष्ट्रपति की, तो अरुणा कुमारा दिसानायके यहाँ के कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये हो गई हमारी पूरी जानकारी श्रीलंका के बारे में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में फास्टैग वार्षिक पास योजना कब लागू की गई। तो हाल ही में हमारे जो NHAI है, कौन, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि 15 अगस्त 2025 से एक नई योजना लागू की है, जिसमें फास्ट टैग जो है हमारा, इसके लिए वार्षिक प्लान लागू किया गया है। और वार्षिक प्लान में क्या है कि आपको 3000 रुपये क्या करने होंगे, जमा करने होंगे प्रति वर्ष 3000 रुपये जमा करने होंगे। और इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें आपको 200 टोल पास, यानी 200 बार आप टोल को पास कर सकते हैं, या साल भर, यानी या तो आपके 200 टोल पास पूरे हो जाएं, या आपका एक साल पूरा जाए, तब तक ये स्कीम लागू रहेगी। यानी एक साल में आप 200 बार निकल सकते हो। तो 3000 रुपये आपके साल भर चलेंगे, या आप 200 बार निकल गए हो तो आपकी ये लिमिट पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसने किया है, ये हमारे जो NHAI ने किया है। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। फुल फॉर्म भी लिख लीजिए इसकी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और ये किसके अधीन आती है, तो ये हमारे सड़क और परिवहन मंत्रालय के अंदर, परिवहन मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था है। और इसके मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी हमारे इसके मंत्री हैं। तो नितिन गडकरी जी के अधीन आने वाली ये संस्था है। और इसमें कहा गया है कि आपको दो साल में 3000 जमा करके आप
क्या करेंगे, 200 टाइम टोल से एक साल में निकल सकते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं इसकी, तो हमारे यहाँ पर 11,500 टोल पर ये तत्काल रूप से लागू कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि तत्काल रूप से लागू होनी चाहिए। चलिए, तो ये हो गया हमारा फास्टैग। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर को मेजबान के रूप में प्रस्तावित किया है? तो हमारे यहाँ 2030 के राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए, या राष्ट्रीय मंडल खेल, जिन्हें हम कॉमनवेल्थ गेम से नाम से भी जानते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं, तो इसके आयोजन के लिए भारत ने बोली लगाई है। और कौन से शहर के लिए? तो अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन हो, ऐसी बोली भारत ने लगाई है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, राष्ट्रमंडल। अगर बात करें राष्ट्रमंडल खेलों की, राष्ट्रमंडल खेल ये वो खेल हैं जो जहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर का शासन रहा है, यानी जहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया है, उन देशों द्वारा खेले जाते हैं। ठीक है, इनका पहली बार आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में इसका आयोजन किया गया। इसमें 11 देशों के एथलीटों ने भाग लिया। ठीक है, तो 11 देशों के एथलीटों ने इसमें भाग लिया। 1930 में पहली बार इसका आयोजन किया गया। तो कितने एथलीट थे? लगभग 400 एथलीटों ने इसमें भाग लिया। तो कहाँ पर? हैमिल्टन कनाडा में। 1942 से 46 के बीच जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, तब ये क्या रहे? रद्द रहे, यानी इनको स्थगित किया गया, यानी उस बीच कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन नहीं हुआ। और किसके लिए आयोजित किए जाते हैं? जहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर, और 1930 से और 1970 तक इसका नाम क्या था? तो इनका नाम जो था वो था ब्रिटिश एम्पायर्स गेम्स। क्या था? तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, इस नाम से ये जाने जाते थे। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से 1970 तक ये जाने जाते रहे। 1970 के बाद इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। चलिए, आज का 8वां क्वेश्चन, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी अभी पुण्यतिथि मनाई गई। तो उनकी पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो उनकी पुण्यतिथि हाल ही में अपना 16 अगस्त 2025 को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई। ठीक है, हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, उनकी पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो 16 अगस्त को मनाई गई। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वाजपेयी, इनका जन्म 1924 में। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1924 में इनका जन्म हुआ था। 1924 में 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ। तो कहाँ पर? तो ग्वालियर एमपी में इनका जन्म हुआ। और जब ये 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ, तो 25 दिसंबर को हम सुशासन, कौन सा? तो सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सुशासन दिवस कब होगा? तो 25 दिसंबर को होगा। वो किसके जन्मदिन पर? तो जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके जन्मदिन पर होगा। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के पीएम बने, यानी 13 दिन पीएम रहे। उसके बाद 1998 99 में ये 13 महीनों के पीएम रहे, यानी 13 महीने ये पीएम के पद पर कार्य किया। उसके बाद 1999 से 2004 तक ये पीएम, यानी पूर्ण कार्यकाल इनका 5 साल रहा। और ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, जिन्होंने अपना कार्यकाल
काल पूरा किया। ठीक है, अपना कार्यकाल करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन रहे? तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे। इनके पिता एमपी में एक शिक्षक थे। ठीक है, तो इनके पिता कौन थे? तो ये इनके पिता एक शिक्षक थे। और अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? ये एक कवि, इनकी कविताएं भी काफी फेमस है, लेखक और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, राजनीतिज्ञ। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे क्या क्या थे, तो इनमें सभी क्वालिटी थी। एक कवि भी थे, लेखक भी थे और राजनीतिज्ञ भी ये रहे। चलिए, तो इनकी उपलब्धि के बारे में बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की, इन्होंने पोखरण 2 जो हमारा ऑपरेशन हुआ था हस्त मुद्दा, वो इनके कार्यकाल में हुआ 1998 में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया। यानी उस समय पर अमेरिका ने भारत पर बहुत सारे परमाणु परीक्षण के कारण क्या लगा दिए थे? प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन उससे ना डरते हुए इन्होंने परमाणु परीक्षण किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में यानी निर्माण के विकास में इन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो हमारे शहरों को जोड़ने वाली, भारत को चारों तरफ से जोड़ने वाली परियोजना, इसका शुभारंभ किया। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके द्वारा हमारे यहाँ गांवों में सड़कों का विकास किया गया, इसकी भी श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। ठीक है, खड़ंजे से जो सड़क आई वो इन्हीं के कार्यकाल में आई। सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक पर जोर दिया। यानी शिक्षा के विकास में भी इनकी काफी भूमिका रही। पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता की पहल की और 1999 में इन्होंने लाहौर बस यात्रा सेवा शुरू की। 1999 में आर्थिक सुधार की बात करें तो निजी क्षेत्र की भूमिका यानी प्राइवेट को इन्होंने बढ़ाया और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में भी इनकी भूमिका रही। ठीक है, तो इनका कार्यकाल भी भारत के अच्छे पीएम के कार्यकाल के रूप में जाना जाता है। ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और इनकी कविताएं आज भी फेमस है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने वाले युवाओं को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ पर थे? 15 अगस्त को पीएम मोदी 15 अगस्त कहाँ पर? लाल किले पर। लाल किले पर। तो लाल किले पर इन्होंने क्या क्या घोषणा की, आगे आने वाले 1-2 दिन में आपको मैं पूरी तरह से उनको पढ़ा दूंगा। तो उनमें से एक घोषणा थी कि इन्होंने क्या किया, जो हमारा लाल किले पर 69वें स्वतंत्रता दिवस पर, यहाँ पर याद रखना 78वां क्या था? 78 साल पूरे हुए हमारे, लेकिन दिवस कौन सा है? 69वां स्वतंत्रता दिवस है। ठीक, 79वां स्वतंत्रता दिवस है। तो इस पर इन्होंने भाषण दिया और इसमें किस योजना का विकास बात की? इनकी योजना जिसे हम प्रधानमंत्री पीएम विकसित भारत योजना, विकसित भारत रोजगार योजना का इन्होंने घोषणा की। और ये किसके तहत? जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत 2047 तक, यानी 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे, ऐसा लक्ष्य जो हमारी सरकार का है। उसमें ही एक योजना की इन्होंने घोषणा की जिसे हम पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के रूप में जानते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें जो पहली बार जो नौकरी पाएंगे, नौकरी पाने वाले जो व्यक्ति रहेंगे उनको 15,000 की क्या की जाएगी? एक आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी जिसने पहली बार नौकरी की है उसको 15,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेंगे। साथ ही जो नौकरी देने वाले होंगे, यानी जो नौकरी देने वाले होंगे उनको भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय सहायता भी उनको प्रदान की जाएगी, यानी उनको भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसा हमारे किसने कहा है? ये हमारी सरकार ने ऐसी घोषणा की है। ठीक है, चलिए
तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण देते हुए। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में 2025 का ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा फुटबॉल क्लब दुनिया का सबसे मूल्यवान क्लब घोषित किया गया है? तो जो हमारा रियल मैड्रिड है, रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड स्पेन का जो फुटबॉल क्लब है, इसको नंबर 1 फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है। कहा गया है कि इसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। ठीक है, कितनी संपत्ति है? तो इसके पास 1.921 बिलियन यूरो की संपत्ति है, यानी इसके पास 1.921 बिलियन यूरो की संपत्ति है। वहीं दूसरा नंबर किसका आया है? तो दूसरा नंबर हमारा बार्सिलोना का आया है। तो बार्सिलोना के पास 1.5 बिलियन यूरो की संपत्ति है। उस तीसरे नंबर पर कौन है? तो तीसरे नंबर पर जो हमारा है वो मैनचेस्टर सिटी है। कौन सा है? तो मैनचेस्टर सिटी है, सिटी, और इसके पास 1.4 बिलियन यूरो की संपत्ति है। ये किसके हैं? तो ये सारे फुटबॉल के क्लब हैं। किसके? तो फुटबॉल क्लब हैं, और संपत्ति के आधार पर नंबर 1 कौन है? रियल मैड्रिड नंबर 1 यानी पहले स्थान पर रहा है। तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।